नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम संवाद। मित्रों, संवाद की आज की इस कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं हमारे जनपद के प्रख्यात कवि केदारनाथ सिंह जी के बारे में। हम सब जानते हैं कि 19 नवंबर को उनके जयंती है, उनका जन्मदिवस है। और चूँकि रविवार को हम संवाद कार्यक्रम लेकर के आते हैं, तो इस वजह से आज का जो विषय है हमारा केदार जी पर केंद्रित होगा। और विशेष रूप से ये कि हम केदार जी को आज याद कर रहे हैं, तो क्यों याद कर रहे हैं, हमारी स्मृतियों में केदार जी क्यों हैं। एक कवि के रूप में पूरी दुनिया उनको याद कर रही है, उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं, बहुत कुछ लिखा जाएगा, बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन एक व्यक्ति के रूप में उनका व्यक्तित्व कैसा था, और जब वो बलिया आते थे, चकिया आते थे अपने गाँव से उनका बड़ा ही गहरा रिश्ता था। तो गाँव आते थे तो गाँव उनको किस रूप में याद करता है, बलिया के लोग किस रूप में उन्हें याद करते हैं, इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। और यह संवाद केदार जी को समर्पित है। तो सबसे पहले मैं आपको परिचय करा दूं अपना, हमारे जो अतिथि हैं, हमारे जो मेहमान हैं उनसे। आप हैं संजय सिंह जी, होराइजन स्कूल है, आप उसमें प्रिंसिपल है गणवार में। और केदार जी से बड़ा ही गहरा रिश्ता रहा है आपका। जब भी केदार जी बलिया आते थे तो आपके विद्यालय में ज़रूर जाते थे, तो इस वजह से हम लोग बातचीत करेंगे। राम जी तिवारी जी हैं, आप परिचित हैं, कवि, आलोचक, और केदार जी से बहुत ही गहरा संबंध रहा है आपका। कई बार दिल्ली में महीनों दिन केदार जी के साथ आपका बीता है। अन्य जगहों पर बलिया जब भी आते थे केदार जी, तो उनके गांव पे बहुत समय बीतता था आपके साथ। तो आपसे भी बातचीत करेंगे। और शैतान जी हैं, कवि हैं, और केदार जी के गांव से हैं, उनके घर परिवार से हैं। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और शुरुआत हम राम जी भाई आपसे ही करेंगे कि केदार जी जब बलिया आते थे तो बलिया के लोगों से उनका जुड़ाव किस रूप में रहता था, बार बार वो बलिया क्यों आते थे, ये भी एक सवाल है। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जब भी कोई आदमी बड़ा होता है, बड़ा कद हो जाता है, तो अपना सबसे पहले वो घर परिवार और जिला छोड़ देता है। केदार जी के साथ ऐसा नहीं, वो बार बार वो बलिया आते थे और बलिया उनके मन में हमेशा बसा रहता था, अपना गाँव बसा रहता था। चूँकि आपने समय उनके साथ बिताया है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस रूप में याद करेंगे आप केदार जी को। केदार जी के साथ एक सानिध्य रहा, और हालांकि इस मामले में मैं खुशकिस्मत नहीं रहा कि उनसे पढ़ सका जी। लेकिन फिर भी उनके अंतिम दिनों में, खास करके अंतिम एक दशक में उनका साथ रहा। और इस बीच में उनकी एक आत्मकथा को भी लिखने का प्रयास किया गया, जो आपकी पत्रिका संकल्प सृजन में 4 भागों में छपा भी, और आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि वो आए। तो उस दौरान जो कुछ पता चला, और बाकी उसके बाद पढ़ने लिखने से और उनसे मिलने से, जो एक दशक का लास्ट का अनुभव रहा, उसमें ये रहा कि केदार जी भी जो वो दौर की पीढ़ी थी जिसमें जो पढ़ने लिखने के लिए यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस इलाके में जो सुविधाएं नहीं थी, तो उसमें उस दौर में जो पढ़ने, उच्च शिक्षा लेना था या अच्छी शिक्षा लेनी थी, तो उसमें बाहर निकलना था। केदार जी भी उसमें से एक थे। प्राइमरी तक उनकी शिक्षा यहाँ पे हुई थी गांव पे, और उसके बाद वो यहाँ से निकल गए थे। कुछ समय के लिए दुबे छपरा स्कूल में गए थे, मिडिल में, लेकिन फिर उनका मन नहीं लगा, और उनके गांव के 1-2 लोग थे, रहते थे, तो वो बनारस चले गए थे। मतलब आप समझिए कि मिडिल में ही वो बनारस चले गए, मिडिल क्लास में ही। और उसके बाद वो फिर कभी बलिया लौट के नहीं आए, न तो काम करने के लिए और न ही पढ़ाई के लिए। तो ये त्रासदी जैसे उस पीढ़ी में पढ़ने लिखने वाले लोगों के साथ, सबके साथ रही, वैसे केदार जी के साथ भी रही। लेकिन केदार जी उन लोगों से कुछ मामलों में अलग रहे। अलग क्या रहे कि उनको ये लगा कि अगर मैं बलिया से और चकिया से विस्थापित हुआ, तो उस चकिया और बलिया को वो हमेशा संजोए रहे। और जब भी उन्हें अवसर मिला, या बल्कि मैं कहूँगा कि बहाना मिला, अगर उनको बनारस भी आने का कोई प्रोग्राम मिलता था तो वो चकिया एक बार आ जाते थे। पटना आने का प्रोग्राम मिलता था तो चकिया आ जाते थे। गोरखपुर आने को हुआ तो चकिया आ जाते थे। ऐसा नहीं कि जैसे इस दौर की पीढ़ी में होता क्या है कि एक बार जब लोग निकल जाते हैं तो अपनी जड़ों को लोग भूल जाते हैं या उससे कट भी जाते हैं। उन्होंने एक जगह लिखा है और मेरे से बातचीत करते हुए कहा था कि जब मैं चकिया आता था तो मुझे लगता था कि कहीं मैं अजनबी ना हो जाऊं, तो इसलिए मैं भूल जाता था कि मेरी भाषा जो है वो, मैं दिल्ली में हिंदी बोलता हूँ, या मुझे अंग्रेजी का भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, या दुनिया मुझे दूसरे तरह से केदारनाथ सिंह के रूप में देखती है।
मैं यहाँ पे एक किरदार के रूप में, जो चकिया का किरदार है, उसी रूप में चाहता हूँ कि लोगों से मिलूं और उस बीच में कोई दूसरी चीज़ ना आए। तो इस बहाने से जो लगातार उनका आना रहा, और आपको जान के अच्छा लगेगा और आश्चर्य भी होगा कि उनके पुत्र जो हैं उन्होंने अपने एक संस्मरण में लिखा भी है, एक पत्रिका के विशेषांक में उनके पुत्र ने लिखा है कि हम लोग इस बात के लिए बार बार कहते थे कि उस 80 साल की उम्र में, 75 साल की उम्र में आप गर्मी के महीने में गांव क्यों जाते हैं, जबकि वहाँ पे बिजली भी 4-5 घंटे ही रहती है, तमाम असुविधाएं हैं। तो वो ये कहते थे कि अगर मैं चकिया नहीं जाऊँगा तो मेरी जो साहित्यिक जो निधि है वो खाली हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इस साहित्यिक निधि को, जीवन निधि को बचाने के लिए वो बार बार चकिया आते रहे, और कोई भी बहाना, कोई भी ऐसी चीज़ जो चकिया की तरफ आ सकती थी, उनको लेके आ सकती थी, उन्होंने उसको कभी नहीं छोड़ा, हमेशा वो चकिया है। और इस तरह से जो उनका रिश्ता रहा वो आप देखेंगे कि उनकी कविताओं में, उनके साहित्यिक जीवन में भी वो पूरी तौर पे दिखाई देता है। जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई कि किस तरीके से उनका जुड़ाव रहा चकिया से। अगला सवाल हम लेंगे संजय जी से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कविता है उनकी, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। और ये कविता बहुत शेयर हुई थी उस समय जब केदार जी हम लोग को छोड़ करके चले गए थे। कविता है, जाऊँगा कहाँ रहूँगा यहीं, किसी किवाड़ पर हाथ के निशान की तरह पड़ा रहूँगा, किसी पुराने ताखे या संदूक की गंध में छिपा रहूँगा मैं, दबा रहूँगा किसी रजिस्टर में अपने अस्थाई पते के अक्षरों के नीचे, या बन सका तो ऊंची ढलानों पर नमक ढोते खच्चरों की घंटी बन जाऊँगा, या फिर माझी के पुल की कोई कील जाऊँगा कहाँ। देखना रहेगा सब जस का तस, सिर्फ मेरी दिनचर्या बदल जाएगी, सांझ को जब लौटेंगे पक्षी लौट आऊँगा मैं भी, सुबह जब उड़ेंगे उड़ जाऊँगा उनके साथ। तो ये केदार जी की कविता, और ये अंतिम दिनों में काफ़ी जो है चर्चित हुई थी ये कविता। संजय जी, मेरी केदार जी से पहली मुलाकात आपके विद्यालय में हुई थी, और वो मैं घटना बताना चाहूँगा। प्रेमचंद की कहानी थी मंत्र, जिसका निर्देशन मैंने किया था। वहाँ बच्चों का एक वर्कशॉप हुआ था और वो तैयारी कराई थी मैंने। केदार जी उसमें एज ए गेस्ट आए हुए थे, और मंत्र की जब प्रस्तुति हुई तो इतने भाव विभोर हो गई कि उनके आंखें नम हो गई, और उन्होंने पूछा कि किसने तैयार कराया है। तो सर ने बताया, वो मुझे गले लगा लिए और पूछे कि कहाँ घर था। तो सब मतलब भोजपुरी जैसा कि बातचीत में होती रहती थी, भोजपुरी ही बोलते ही थे। तो हम बताया कि बलिया में, और ऐसे ऐसे इतने दिन से हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसी दिन उन्होंने कहा कि हम तेरा घर चलो, और मुझे याद है कि आगे हम लोग आए और पीछे से केदार जी आए, और यहाँ पर बहुत देर तक बैठे, चाय पिए हम लोग साथ में। और एक डायरी मैंने दिया, लालच मेरा भी था कि कुछ हम लोगों के बारे में लिखे केदार जी। तो एक डायरी मैंने दिया, और डायरी पर केदार जी ने लिखा कि इस बार की यात्रा मेरी सबसे सफल यात्रा रही कि नए युवाओं से मेरी मुलाकात हुई, और एक भविष्य मुझे दिख रहा है। और यहाँ तक उन्होंने लिखा कि जब भी मैं बलिया आऊँगा इस जगह पे ज़रूर आना चाहूँगा, और अवसर मिला तो बार बार आना चाहूँगा। तो मेरी स्मृतियाँ भी बहुत सारी जुड़ी हुई हैं केदार जी के साथ। आपके विद्यालय में उनका हमेशा आना जाना रहता रहा, और एक जुड़ाव था आपसे भी व्यक्तिगत रूप से। तो आप उन्हें कैसे याद करेंगे केदार जी को? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। कहते हैं कि मनुष्य की स्मृतियों में सबसे लंबी उम्र होती है जी। एक उम्र हम जी करके चले जाते हैं, और फिर बच्चे हुए रहते हैं हम स्मृतियों में। आज तुलसी नहीं है, उनकी स्मृतियां हैं, खड़ाऊ है उनका। तो केदार जी को हम आज याद कर रहे हैं, ठीक वैसे ही याद कर रहे हैं जैसे कि अपने किसी पुरखे पुरनिया को हम लोग याद करते हैं। बाबा ऐसे थे, बाबूजी ऐसे थे, और उनकी तमाम बातें, तमाम केदार जी तो जीवित रूप में ही एक किंवदंती बन चुके थे भारतीय समाज के लिए, हिंदी समाज के लिए। तो मेरी उनसे जो पहली मुलाकात हुई ये 1996 की घटना है। यहाँ से बलिया मेरे आने से बहुत पहले जब मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में एक डायरेक्टरी छपती है साहित्यकारों के नाम और उनके पते और उनका टेलीफोन नंबर, क्योंकि उन दिनों पे मोबाइल नंबर इतने प्रचलित में नहीं थे। तो उसमें से मैंने उनका लैंडलाइन नंबर निकाला और मैंने उनको फ़ोन किया, और उसके पहले मैंने उनकी एकमात्र कविता जो पढ़ रखी थी वो थी माझी का पुल। अच्छा। और मुझे पढ़ने के बाद ऐसा लगता था कि वो माझी का पुल, जिसमें वो लिखते हैं कि एक
ये अंदर टंगा है ऐसे, और कौन बड़ा है। मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी वो थोड़ा सा टंग ही सा गया था, हालांकि साहित्य की समझ भी कम थी, और मुझे ये लगता था कि ये कवि जो लिखने वाले हैं इनसे मिलना चाहिए। तो सन 96 की बात है, वो रिटायर्ड थे JNU से, और मैंने फ़ोन किया तो संयोग ये भी अच्छा था कि उन्होंने ही फ़ोन उठाया। तो खड़ी बोली में मैंने अपना जो छोटा सा परिचय था वो बताया। तो फिर उन्होंने पूछा कि कहाँ के रहने वाले हो। मैंने कहा कि बलिया के। तो कहा कि तब तो भोजपुरी जानते होगे। हम कहा हाँ हाँ बिल्कुल जानते हैं। कहा कि तब का फजहत कैले मतलब पहला उनका हाँ कि तब का मतलब उनको खड़ी बोली भी एक फजीहत का ही रूप लगी कि तब का फजहत कैले बड़ा। और हम लोग फिर भोजपुरी में शुरू हुए। तो कहे देखो देखो ऐसे फ़ोन पे बात बहुत नहीं होगी, तुम किसी भी दिन चले आओ। खैर साकेत में वो रहते थे रिटायरमेंट के बाद, तो मेरा वहाँ जाना हुआ। और बड़े गर्मजोशी से अपने लोगों से वो हमेशा ही मिला करते थे, मुझसे भी मिले। और एक जो ताना उस दिन बना उसमें ऐसा हुआ कि उस विद्यालय में, दिल्ली के उस विश्वविद्यालय में एक बड़ा अद्भुत सा प्रोग्राम होता था। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को बाल कवि सम्मेलन होता था, जो कि मेरे जाने से काफ़ी पहले वहाँ एक परंपरागत रूप से होता रहता था। तो मैंने एक बार जिक्र किया कि आपको इस बार चलना चाहिए, हम आपको ले चलेंगे। तो उन्होंने पूछा कि मेरे जाने से तुम्हारा कुछ फ़ायदा होगा उसमें। हमने कहा कि हाँ ज़रूर होगा, आप इतने बड़े कवि हैं और मेरी वजह से अगर आप जाएंगे तो उस प्रोग्राम में वो आए, हालांकि अनमने मन से आए। और जब उस कार्यक्रम को देखे तो इतने प्रसन्न हुए कि दिल्ली जैसी जगह पर इतने अनुशासित ढंग से बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं और इतनी अच्छी कविताएं हो रही हैं। और उसके बाद उन्होंने मन से भी कहा कि भाई मैं कुछ और सोच के आया था और यहाँ पे कुछ और निकला। और ये संबंध का सिलसिला फिर वहाँ से शुरू हुआ। और उसके बाद मुझे फिर बलिया आना हुआ तो मैं उनसे मिलने गया। तो उन्होंने पूछा कि भाई वहाँ जाके अब रह लोगे। हमने कहा क्यों, वहीं से तो आए थे। तो कहा नहीं आए तो थे, लेकिन अब बीच में दिल्ली भी है। तो दिल्ली का बीच में आना उनको बड़ा अखरता था हमेशा ही, किसी से मिलते समय या। हमने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं जब यहाँ आया तो यहाँ आने के बाद भी वो हमेशा ही जुड़े रहे। जैसा कि रामजी भाई ने कहा कि वो चकिया आने के बहाने ढूंढते थे। मुझे लगता है कि चकिया आना उनका मूल कार्य होता था, अन्य सारी चीज़ें बहाने हुआ करती थी। क्या ठीक है बनारस में गोष्ठी है तो चकिया जाना कर लेते उसको। और चकिया ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में वो आते थे, तो वो आने के साथ उनकी दिनचर्या में था कि स्कूल में रहते थे। मेरे गांव कई बार गए, आप भी देखे हैं कि वो चले जाते थे बच्चों से मिलने। और उनको बहुत इस चीज़ का इल्म था, बड़े ही कॉशियस थे कि उनकी पहचान बताए बगैर वो लोगों से इंटरेक्ट करें। कई बार हम कहते थे कि मॉर्निंग असेंबली हो रही है, आप नहीं चलेंगे? तो कहने ना बच्चों को बताओ नहीं, ये केदारनाथ सिंह सुन के बड़ा भयावह सा लगता है और मैं दूर से देखूंगा। और एक बार की बात है कि वो ऐसे हाथ बांध करके बरामदे में, वो फोटोग्राफ अभी भी मेरे पास है, खड़े हैं और बच्चे छोटे छोटे जा रहे हैं। वो नहीं जान रहे हैं कि ये कौन है। उनको लगता है कि उनके घर के कोई दादाजी हैं। तो कोई देखते हंसते जा रहा है, कोई हाथ हिलाते जा रहा है। और उसी बीच वो प्रेयर हुई। और जब प्रेयर हो गई तो वो कहे कि जो बच्चे प्रेयर की उनको ज़रा मिलवाओ मुझसे। मैंने मिलवाया। उन्होंने पूछा कि ये प्रेयर किसने लिखी। अब उनमें से किसी एक ने भी नहीं बता पाया, उनको किसी को पता ही नहीं था। तो गुलजार की लिखी वो प्रेयर। तो उन्होंने बताया कि गुलजार ने लिखी है, बहुत अच्छा, देखो इस सुदूर गांव के स्कूल में ये गाई जा रही है और इतनी अच्छी प्रेयर। रुको मैं जिसने लिखा उससे बात कराता हूँ। वो जो बच्चे थे वो गुलजार को भी नहीं जानते थे भैया, वो एक बहुत ही छोटी उम्र के बच्चे। फिर उन्होंने फ़ोन मिलाया। उस दिन गुलजार साहब पाकिस्तान में थे। तो उन्होंने फ़ोन उठाया और कहा भी मैं देखो आ गया हूँ। और किसी भी कवि की रचना तब बहुत बड़ी मानी जाती है जबकि उसके नाम के जाने बगैर भी वो गाई जाती है, दोहराई जाती है। तो रचना कवि से बड़ी हो गई। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये बच्चे मेरे सामने खड़े हैं। तो खैर ये बात आई गई हो गई। तो तमाम वो समय, तमाम वो सन और तिथियाँ जिन जिन में केदार जी आए, हमें लगता है कि सिर्फ चकिया ही नहीं धन्य हुआ, उसके साथ साथ द होराइजन, मेरा अपना घर आंगन। मेरे घर में 3 बुजुर्ग थे, 3 बुजुर्ग माताएं थीं।
मुझे कभी लगा ही नहीं कि सिर्फ 3 है, मुझे हमेशा ये लगता रहा कि 4 है। जैसे मैं उनकी सेवा करता था, उनको जिस नज़रिए से देखता था वैसे ही मैं केदार जी को देखता था। और उनके साथ चकिया भी बहुत बार जाना होता था, बहुत कई बार तो 1-2 दिन रुकना होता था। और वहाँ के भी तमाम सारे लोग, तिवारी जी उनके मित्र एक हुआ करते थे, रमाशंकर तिवारी, उनसे परिचय और उनको देखने और सुनने का बहुत सा मौका मुझे दिल्ली से लेके यहाँ तक मिला। मुझे ऐसा लगता है कि केदार जी जो बार बार गांव आते थे, इसकी 2 प्रमुख वजहें जो मैंने अपने उसमें एनालिसिस में पाई। एक प्रमुख वजह जो थी वो ये थी कि वो बहुत ही अकेले थे। वो अकेलापन उस तरह का नहीं था कि किसी के न होने की वजह से अकेले थे, वो एक ऐसा अकेलापन था जिसमें बेचैनी थी। वो बैठे बैठे रहते थे, कई बार मेरे ऑफिस में बैठे हैं और प्रोग्राम कुछ बन रहा है कि अच्छा यहाँ से पटना चले जाएंगे, तब तक वो हाथ यूं करते थे, कहते अच्छा तो अब चले। वो जैसे लगता था कि अंदर से कोई उनको उत्प्रेरक जो है, कोई उत्प्रेरणा किया कि अब चलना चाहिए। और हम के कहाँ चले, अब चकिया तो चल रहे हैं, तो चकिया एक फिक्स डेस्टिनेशन था। तो वो अकेलापन जो था उनका, वो चकिया में आके हमें लगता है कि बहुत हद तक कम होता था, पहला। दूसरा, उनकी कविताओं का रॉ मटेरियल मिलता था। वो चाहे भाखड़ हो, चाहे चकिया के जगन्नाथ हो, चकिया के रमाशंकर तिवारी हो, गांव का ठेठ देहाती जीवन हो, तो ये जो रॉ मटेरियल उनकी इमेजरी आती थी कविताओं में, जिसके लिए वो जाने जाते हैं पूरी दुनिया में, वो उनको असल रूप में अगर कहीं बिना छाने मिलता था तो वो सिर्फ और सिर्फ चकिया था। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी चकिया आने वाले, हमें लगता है कि उस शताब्दी जो पीछे शताब्दी बीती है उसके ही नहीं, आने वाले समयों में भी शायद वो उन गिने चुने लोगों में से होंगे जिनको जो अपनी जड़ों से जुड़े रहे और जिस तरीके से हम उनको याद कर रहे हैं। बिल्कुल। श्वेतांग जी हैं, आप उनके परिवार से हैं और बहुत सारी स्मृतियाँ भी होंगी आपके जीवन में। बचपन से ही आपने देखा है केदार जी को। छोटी छोटी कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग ना जानते हों, और उनका रहन सहन गाँव में विशेष रूप से, कि केदार जी जब आते थे तो किस तरीके से, क्योंकि जैसा कि सब हम लोग जानते हैं कि परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत थी। जो दिल्ली में और बलिया में जो अंतर है तमाम संसाधनों को लेकर के, तो उसको आप कैसे याद करेंगे? अच्छा जी, 2-3 बातों का जिक्र मैं करना चाहूँगा। एक, मेरा जुड़ाव मतलब ऐसा रहा कि जब से मैंने होश संभाला उन्हें अपने पास पाया, और ऐसा अवसर रहा कि जैसे बाबा मेरे के रामकिशोर सिंह जी, पंडित जी रमाशंकर त्रिपाठी जी और डॉक्टर साहब केदारनाथ सिंह जी, ये 3 लोगों की मित्रत्रयी मैं कहूँगा, ऐसा ये था हमारे गांव के लिहाज से। उनका तो बहुत बड़ा परिवार था, एक पूरी दुनिया उनके परिवार का हिस्सा थी, लेकिन गांव में आने के बाद मिलना जुलना सबसे होता था, सबको खोज के मिलते थे जो लोग उनसे जुड़े थे। लेकिन इन 3 लोग हमेशा सुबह से शाम तक, मैंने कह सकते हैं कि सुबह हुई तो इन 3 लोग साथ दिखेंगे आपको, और सोने के समय तक साथ रहेंगे। हंसी मजाक एकदम बिल्कुल बिना किसी मैंने दिल्ली से दूर होके अपने गांव में, जैसे वो गांव के ही हैं, चकिया के ही हैं, वो दिल्ली को दिल्ली में ही छोड़ के गांव आना चाहते थे। तो मेरा एक ये है कि जब से देखा उसी रूप में देखा, इसलिए मैं उन्हें अपना बाबा से अलग नहीं मानता हूँ, बाबा ही कहता हूँ आज भी। तो बाबा की सबसे बड़ी बात मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ गांव से वो लगाव का, कि वो किस सीमा तक उनकी आत्मा में गांव मौजूद था दिल्ली में या पूरी दुनिया घूमते समय भी। कि एक बार उन्होंने कहा कि मैं गांव आने वाला हूँ गर्मी में, मई का महीना होगा, तो रहना है न तुमको। खूब गर्मी पड़ रही थी, तो मेरे मन में था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और अनुकूल नहीं होगा इस समय आना। तो मैंने कहा कि बाबा गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर थोड़ा रुक के प्राण बने तो अच्छा है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। मैं कहा कि हाँ बहुत ज़्यादा है, तो सुनो मुझको गांव में गर्मी नहीं लगती। कितनी बड़ी बात, ये कितनी बड़ी बात है कि हम लोग गांव में रहते हुए, फ्रिक्वेंटली आते जाते हुए, और असुविधाओं से कहते हैं कि गांव में बड़ी दिक्कतें हैं, या जो लोग गांव में रह रहे हैं उनके मन में भी है कि किसी न किसी मजबूरी वश हम गांव में पड़े हुए हैं, और जो
उतना विराट व्यक्तित्व जो साहित्य के शिखर पे हो, दुनिया उनका अनुसरण कर रही हो, वो गांव में आके विशुद्ध गांव के लोगों के साथ गांव के रूप में, उसी रूप में रहना चाहते हैं, तो मैंने कितनी अपने आप में बड़ी बात है। फिर दूसरी एक घटना बताता हूँ आपको। एक बार मैं कक्षा 8 में उनकी एक कविता है यूपी बोर्ड में, धानों का गीत। तो धानों का गीत मैं पढ़ा, जब यहाँ आया यूपी में फिर पढ़ लिख के देखा कि कविता है बाबा की। तो हम और बाबा द्वार पे बैठे थे, तो मैं अकेले ही थे हम लोग। तो मैं कहा कि बाबा आपकी ये कविता है कक्षा 8 में, ये कौन सी? मैं कहा धानों का गीत। तो आपने कब लिखी थी? तो कहे कि देखो, भोजपुरी ही बोलते थे लेकिन खैर मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ कि देखो, गांव में मैं कविता की बात करना नहीं चाहता, मैं चाहता ही नहीं कि उस बारे में चर्चा करूं, लेकिन चूंकि तुम पूछ रहे हो, तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो बता रहा हूं कि जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था उस समय मैंने ये कविता लिखी थी। तो मैंने देखिए कि वो गांव में कभी नहीं ये जाने देना चाहते थे कि मैं जेएनयू का आदमी हूँ, हिंदी का इतना बड़ा कवि हूँ, हिंदी साहित्य का इतना बड़ा नाम हूँ। मैं उसी रूप में रहना चाहता हूँ गांव में आके, और इसलिए फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में मलाल है कि गांव के लोग हमें उस तरह से नहीं मिलते हैं जैसे अन्य लोगों से मिलते हैं, बीच में कहीं ना कहीं दिल्ली आ जाती है। लेकिन अपने को छुपाने की कला मैंने तो मैंने देखा है और सीखा है। हाँ, वो चीज़ें रहते हुए भी जो है, जो एक होता है कि अनुभूति कि मैं बहुत बड़ा कवि हूँ और बड़ा जो है, बलिया से उनका लगाव इस रूप में था कि जहाँ अवसर मिलता था उनको कि चकिया बलिया, तो बड़े गर्व की अनुभूति भी उनको होती थी। एक घटना मैं बताना चाहूँगा कि वर्धा यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम था हम लोग का, मैं था और अतुल राय तबला वादक, शैलेंद्र मिश्र, हम तीनों लोग गए थे वहाँ पे, और के सिंह जी थे वहीं यूनिवर्सिटी में थे वो पहले से। तो आदम गोंडवी की कविताओं पर प्रस्तुति थी और उसकी अध्यक्षता केदार जी कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे उसमें। तो जब कार्यक्रम ख़त्म हुआ हम लोग का, मैं मंचन कर रहा था, बाकी लोग संगीत पे थे, कार्यक्रम ख़त्म हुआ और जब स्टेज पर आए केदार जी, तो केदार जी का पहला ही जो शब्द था मंच पर कि मंच से बलिया बोल रहा था, ये शब्द। और हम लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ी बात थी कि उससे बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता है कि केदार जी इस रूप में बोले कि मंच से बलिया बोल रहा था। तो ये जो गर्व की अनुभूति होती थी कि मैं जिस मिट्टी से हूँ, जिस जगह से हूँ, तो ये एक बड़ी बात थी केदार जी की। और एक बात मैं आप सब लोगों से मैं करना चाहूँगा कि व्यक्ति का बड़ा होना और व्यक्तित्व का बड़ा होना, दोनों दो बातें। केदार जी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था और व्यक्ति के रूप में भी बहुत बड़े थे, लेकिन कहा जाता है कि बड़े लोग वो होते हैं कि जिनके पास आप जाते हैं तो अपने छोटेपन का एहसास न हो। तो ये केदार जी के साथ हम लोगों ने महसूस किया है, और तमाम जब भी हम लोग मिले हैं। राम जी भाई, आपसे कई बार मुलाकात है उनकी, केदार जी की, आप इस चीज़ को किस रूप में महसूस करते हैं कि क्या था केदार जी का? हाँ बिल्कुल, इस जो आपने कहा है, आप जैसे एक तो उनके जाने के बाद जो भी दो बड़े महत्वपूर्ण पत्रिकाओं ने मोटे मोटे अंक निकाले, एक चौपाल का अंक आया था और एक साखी का आया था, 600 पेज के दोनों अंक है, और उसमें बड़ी समग्रता से उनको याद किया गया। आप देखें उस चीज़ में उनमें तो जो भी उनके लोग हैं, इवन उनके कुछ आलोचक भी हैं, उन्होंने इस चीज़ को बहुत शिद्दत से लिया था कि वो बहुत एक आदमी के रूप में बहुत सरल और सहज आदमी थे। सिर्फ चकिया तक नहीं, उनका एक लंबा दौर जो हम सब लोग जानते हैं कि बनारस में बीता, फिर पडरौना में हो रहे, वहाँ से वो 76-77 के आसपास जेएनयू गए। तो वो सारे लोग जो उनको याद करते हैं, वो एक बहुत सामान्य और सरल सहज आदमी के रूप में याद करते हैं। उसमें एक वाकई का जिक्र है कि जब उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था तो हैदराबाद विश्वविद्यालय ने उनके सम्मान में एक कार्यक्रम किया था, और वहाँ पे बहुत सारे लोग जुटे थे और बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी, जैसा होता है सम्मान ज्ञानपीठ के बाद। वो बहुत उस कार्यक्रम के बाद बहुत असहज महसूस कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि उनको जो चीज़ मिली थी कि लगता है कि उन्होंने एक मजाकिया लहजे में कहा था कि लगता है कि मुझे इसकी अब दुकान जाके खोलनी पड़ेगी, क्योंकि इसका मैं क्या करूं। तो और उसके बाद भी उन्होंने कई ऐसी चीज़ें कही थी कि मैंने उनको वो पसंद नहीं आया था। अब उनको पसंद क्या था जो हम लोग बात कर रहे थे, और उनको जो नापसंद कहाँ था, जो उनकी कविताओं में भी आता है कि वो बीच में जो दिल्ली आ रही है कि हम दोनों के बीच मिलने में। तो ये एक उनके साधारण व्यक्तित्व का
आप हर जगह देख सकते हैं, आप दिल्ली में उनसे मिले या और जगहों पे, या और ये वजह थी कि आप उनकी कविताओं को भी देखें तो उनकी कविताएं भी जैसे बहुत, अगर उसमें बातें कितनी भी बड़ी हो लेकिन वो बहुत साधारण रूप से, और जो उनका अपना परिवेश था उससे बुनी हुई वो कविताएं थी, उससे वो अलग कविताएं नहीं हैं। जैसे कि उन्होंने, आप ज़्यादातर उनकी कविताएं आप देखेंगे उनके आसपास का जो जीवन रहा, खास करके यहाँ का जो उनका जीवन रहा उसके इर्द गिर्द है। तो ये सारी चीज़ें मिल के उनसे वो एक कवि के रूप में भी और एक व्यक्ति के रूप में भी, हम लोग जब पहली बार जिसका जिक्र श्वेतांग कर रहे थे कि गर्मी का, मैं पहली बार जब उनसे बात हम लोग कर रहे थे तो मई का महीना था वो, और आप समझिए कि जब हम लोग पहुँचे थे उनके यहाँ तो वो ऐसा सीजन था कि आप जानते हैं जिस बलिया के इलाके में हम लोग रहते हैं कि और जहाँ पे उनका गांव है चकिया, कि एक बार अगर आंधी और तूफान आ जाता था तो 15 दिन और महीने दिन बिजली नहीं रहती। तो उस समय उनके गांव के को कनेक्ट करने वाला जो 11,000 की लाइन थी वो टूट गई थी, और वो 15 दिन से पड़े हुए थे, बिजली एकदम नहीं थी। और अपने वो सारे उसी में हम लोगों ने बैठ के बातचीत किया था, और ये बात उन्होंने कहा कि ये बात अब मायने नहीं रखती। एक जगह उनके हालांकि पुत्र ने भी लिखा भी है कि वो दिल्ली में भी हालांकि एसी नहीं चलाते, एसी में रहना पसंद नहीं करते थे। तो मैं कह रहा था कि गांव में 45 डिग्री जब तापमान था और बिजली कट गई थी और उसकी संभावना नहीं थी कि 15 दिन अभी आएगी, तब भी वो बैठ के, और हम लोगों ने 7-8 मीटिंग उसमें बैठ के दोपहर में 11 बजे से लेके 12-1 बजे तक हम लोगों ने वो रिकॉर्डिंग की है और बातचीत किया है। तो वो जिस तरह का, वो बिना गहरे जुड़े हुए और बिना साधारण होते हुए, उन्होंने एक दो जगह लिखा भी है कि मैं थोड़ा सा, जैसे अब उनके मित्र तमाम लोग थे जो वहाँ से निकल रहे थे उनके दौर, जो उनके साथ पढ़े थे, बेहतर जीवन की तलाश में लोग चकिया से निकल गए। तो अब दूसरे लोगों से जुड़ाव रखने के लिए उनके जैसा बनना था उन्हें, और अगर वो चकिया के जो मूल लोग थे उनके जैसा नहीं बनते तो फिर चकिया उनको एक्सेप्ट नहीं करता। और आजकल आप देखते हैं कि ये बात आम तौर पे महसूस की जाती है कि जो लोग बाहर रहने लगते हैं, मैंने कहीं लिखा भी है कि वो अगर कोई 5 साल दिल्ली में रह जाता है तो वो तेरे को मेरे को करने लगता शुरू हो जाएगा। वो अपनी भाषा छोड़ दीजिए भोजपुरी, वो हिंदी भी ठीक से नहीं बोलता, वो हरियाणवी हिंदी बोलने लगता है। इवन आपको यहाँ पे कई लोग जो मुंबई वाली हिंदी आपको इस बलिया में बोलते हुए सुनाई देंगे, क्योंकि वो वहाँ पे रहने लगते हैं। कहीं किसी ने लिखा भी है कि 20 साल रहने के बाद दूसरा शहर उस आदमी को एक्सेप्ट नहीं करता। तो केदार जी तो आप समझिए कि कक्षा 6 के बाद से ही नहीं रहे, लेकिन जो नहीं रहना है वो बड़े लोगों के रहने से भी ज्यादा रहना था। तो इस मायने में केदार जी जो है वो, जो साधारणता उनके भीतर रही और वो अंत तक बनी रही। जब वो मार्च में गुजरे हैं और मेरे ख्याल से नवंबर 17 में वो यहाँ पे आए थे, हम लोगों की उनसे मुलाकात थी, हम लोग गए थे वहाँ पे। नवंबर 17 में वो थे गांव पे, और ये वादा था कि वो फिर लौटेंगे मार्च में। फिर वो कलकत्ता, पटना गए, फिर कलकत्ता, और उनकी तबीयत वहाँ खराब हुई। तो आप समझिए कि वो 18 में गुजरे हैं और नवंबर 17 में वो हैं गांव में, और इसलिए वो आए थे कि रहना था। थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं थी तो फिर वहाँ से चले गए थे। तो वो लगातार जो आना और अपने आप को एक तरह से, जो लोग कहते हैं जैसे डिक्लास करना, आप एकदम साधारण लोगों की तरह से जीना, उन्हीं के बीच में रहना, ये उनको जो है उनके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा हिस्सा था। और व्यक्ति के रूप में भी कई लोगों ने उन संस्मरणों में लिखा भी है और कहा भी है, हालांकि कुछ लोगों ने आलोचना भी है कि वो अजात शत्रु थे, उनका कोई जो है बहुत दुश्मन नहीं था। क्योंकि वो इस तरह के थे कि वो किसी की आलोचना, किसी की चुगली करना, पीछे ऐसी बात ही नहीं उनके जीवन में थी। वो अपने जो एक कुछ करना है, उसमें आपसे कुछ पूछना है, कुछ करना है, उस पर वो फोकस रहते थे। तो उनको इस बात के लिए, हालांकि कई लोगों ने कहा कि जहाँ उनको बोलना चाहिए था वहाँ भी इस नाते वो बोले नहीं, ये 1-2 आलोचनाएं भी हैं। लेकिन उसको अगर आप परे हटा दें तो ये बहुत कम लोगों में होता है कि वो निंदा से, दूसरे की कुछ आलोचना से, पीठ पीछे आलोचना से बचें और जीवन को इस तरह से वो निर्वाह कर जाए। ये केदार जी में जी। अंतिम दिनों में जब केदार जी में गुजर गए थे तो किसी साहित्यकार ने अपने संस्मरण में लिखा था कि वो शामिल हो रही 100 यात्रा में शामिल होने के लिए उनके घर पे पहुंचे, तो जिस ऑटो से गए वो,
तो ऑटो वाले ने पूछा कि कोई विधायक मंत्री मरा है क्या, तो उन्होंने कहा कि मतलब इतनी भीड़ दिल्ली में किसी के मरने पर उस इलाके में होना एक बहुत बड़ी बात थी, और ये केदार जी का व्यक्तित्व था कि इस वजह से इतनी भीड़ जो है उमड़ी, और तमाम जगहों पे हम लोगों ने देखा और सुना भी। श्वेतांग जी कवि भी हैं, बाबा का असर भी आपके ऊपर है, कविताएं भी आप लिखते हैं, बाबा के ऊपर भी आपने कुछ कविताएं लिखी हैं। मैं चाहूँगा कि एक कविता आप जो है केदार जी पर आपने जो लिखा है आप। बाबा पर मैंने 3-4 कविताएं लिखी हैं। मैं सोच रहा हूँ भैया कि 40-50 कम से कम धीरे धीरे कविता एक मैं कविता जो मैंने उनको देखते हुए जो मुझे लगा कि उन्हें ऐसा गांव को लगा होगा उनके देहातीत होने में, तो मैं लिख रहा हूँ, सुना रहा हूँ। बाबा आप गए पर वैसे नहीं, बाबा आप गए पर वैसे नहीं जैसे चले जाते हैं और लोग, बल्कि इस तरह जैसे पश्चिम जाता है सूरज, पूरब जाता है चांद, मछलियों, घोघों और नन्हे नन्हे सीपों को सहलाते हुए निकल जाते हैं ज्वार और भाटा। माघ से चली जाती है ठंड, खेतों से जाते हैं गेहूं, आलू और मकई के बिए। आप चले तो गए पर वैसे नहीं जैसे गांव से चला जाता है भागड़, बल्कि वैसे जैसे भागड़ से चला जाता है पुल। आप वैसे नहीं गए जैसे गांव से चला गया घोंसार, बल्कि वैसे जैसे घोंसार से गायब हो गया भूजा। आप वैसे नहीं गए जैसे कोहार से चला गया चाक, बल्कि ऐसे जैसे चाक से छूट गए गुल्लक और आट। आप वैसे गए जैसे दुआरे से चली गई दूब, दियरखे से चले गए दिए, किवाड़ से चला गया बर का मान। चाय से गई चीनी, बाबा बिना चीनी की चाय पीते थे। चाय से गई चीनी, गोईठे से भाग गई लिट्टी, और चोखे से अलग हो गया उसका टमाटर। मुझे याद है आप ऐसे गए कि आपके गांव आने पर जैसे जेठ से चली गई थी गर्मी। आपकी लुंगी और आधे बाँह की बनियान वाले कुर्ते से दूर हो गई थी दिल्ली, और बतकही से कोसों दूर रहती थी हिंदी। आप गए लेकिन वैसे जैसे औरतें हंसुआ लेकर जाती हैं खेत, फजीरे फजीरे सब्जियां लेकर किसान जाते हैं रानीगंज के पुल पर। पत्थर के फर्श से चली गई माटी की गंध, होली से चले गए पुआ, ठेकुआ और मोबिल के रंग। आप ऐसे गए जैसे सीटी बजाती हुई गहरे काले रंग के धुएं की लकीर फेंकती स्टेशन पटरियों आसपास के इलाकों को थरथराते और हिलाते स्टेशन से खुल गई थी दिल्ली जाने वाली नीले रंग की ट्रेन। तब से आज तक मेरे हाथ, पैर और जीभ रेल की पटरियों की तरह कांप रहे हैं, फिर भी अभी जिंदा हैं, शायद इसलिए कि एक दिन वह ट्रेन जरूर लौटेगी और उसकी पीठ पर बैठा चकिया की ओर आता दिख जाएगा गोरे सूरज का अलौकिक ललाट। बहुत अच्छी कविता और केदार जी को आपने समर्पित किया, और हम लोग शुभकामनाएं कि आप और कविताएं उनके ऊपर लिखें। कोशिश। संजय जी आपसे एक सवाल मैं लेना चाहूँगा। आपने बहुत समय बिताया है केदार जी के साथ, और आते थे तो आपके यहाँ काफ़ी समय बीतता था। कुछ ऐसा वाकया आपको याद हो कि केदार जी के मन में कोई ऐसी चीज़ें जो मलाल के रूप में रह गई हो कि मैं करना चाहता हूँ या इस तरीके से लिखना चाहता हूँ, या कुछ चीज़ें जो देना चाहता हूँ मैं नहीं दे पाया हूँ, और कोई अफसोस, कोई मलाल, कुछ इस तरीके से? एक मलाल हम कह सकते हैं, या एक कशिश जो चाहते थे कि उनकी पत्नी नहीं थी। तो एक बार वो आए और मुझसे कहने लगे कि मैं अपनी पत्नी के नाम पे कुछ करना चाहता हूँ, तो क्या किया जा सकता है। तो अब ये एक ऐसा प्रश्न था जिसका जवाब तुरंत सूझता नहीं है, और बलिया के परिवेश में तो थोड़ा देर से ही सूझे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ कर सकें जो आप गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कर सकते हो, या कहने मुझे ये बताओ कि क्या किया जा सकता है और उसमें क्या खर्च आ सकता है। तो एक तो उनका मन था पुस्तकालय बनाने का चकिया में,
तो मैंने कहा कि पुस्तकालयों के प्रति लोगों की रुचि पुस्तक और पुस्तकालयों के प्रति उतनी रही नहीं, और फिर उसकी देखभाल और उसका रख रखाव सब कुछ कैसे होगा। तो फिर कहे कि और क्या हो सकता है। हमने कहा कि कुछ कंप्यूटर्स वगैरह लगाए जा सकते हैं 5 की संख्या में, 10 की संख्या में, और उस पर वो लड़कियां आकर के कुछ सीख सकें और जिससे उनका रोजगार परक भी कुछ हो सके और उनके जीवन में बदलाव आएगा। तो ये आइडिया उनको थोड़ा अच्छा लगा। वो कहे कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, कितना खर्च आएगा, एक अनुमान जो भी मेरे पास था मैंने बताया। तो ये ललक उनके पास मतलब एक बनी सी रह गई कि एक तो ये कि मतलब वो अपनी पत्नी के नाम से गर्ल्स की एजुकेशन के लिए वहाँ पे कुछ कर सके। दूसरी जो ललक मैंने देखी, जो हम कह सकते हैं कि वो पूरी ठीक से नहीं हो पाई, हालांकि उसका प्रयास भी उन्होंने किया, कि वो उनका एक प्लान ये था कि वो गांव पे ही रहें, लगातार रहें। तो जो उनका पुराना पैतृक मकान जो उन्होंने ही बनाया था किसी समय 1970-72 में, उसको छोड़ करके उसके आगे एक कमरा उन्होंने बनवाया, और बल्कि मजदूर मिस्त्री वगैरह भेजने में हम लोगों ने जो भी हम लोगों से हो सकता था किया। तो उनका मन ये था कि अब मैं जो उनकी ज़िंदगी का जो बचा हुआ समय है वो वहाँ रहें और वहीं पे लोगों के बीच में रहें। और ये बन रहा होगा करीब करीब 2016-17 के आसपास, और 18 में वो हम लोगों को छोड़ करके चले गए। तो ये 2 चीज़ें मुझे लगता है कि उनको उनके मन में ये इच्छा ज़रूर थी कि ऐसा हो, और अपनी पत्नी वाली इच्छा भी, हालांकि उनके ही नाम पर उन्होंने दिल्ली में किसी ट्रस्ट को वो 3 लाख रुपए का बाद में चेक दिया जो उनकी लाइब्रेरी को समर्पित हुआ, लेकिन उनका जो मन था वो यहाँ करने का था। दूसरा ये कि वो जो कुछ भी अपने आसपास के लोग थे उसमें आप देखते होंगे उनकी कविताओं में एक जगन्नाथ का जिक्र आता है, एक गडेरिये का जिक्र आता है, ऐसे तमाम कैरेक्टर्स का जिक्र आता है जिसको वो थोड़ा थोड़ा समय समय पर कुछ जो कर सकते हैं वो करते हैं। तो वो सिर्फ कविता के विषय वस्तु ही नहीं है, हमें लगता है कि उन लोगों से भी वो जुड़े हुए थे, और जब किसी बड़े व्यक्तित्व से उनका सरोकार होता था, जैसे एक बार दिल्ली में उनको एक पुरस्कार मिला, मोदी ग्रुप ने उनको पुरस्कृत करना चाहा, ये बहुत पहले की बात होगी, हमें लगता है सन 2000 के आसपास की। तो उन्होंने इनसे बिना पूछे ही दे दिया न्यूज़पेपर में कि केदारनाथ सिंह को सम्मानित किया जाएगा, इतने लाख रुपए पुरस्कार। और वो साहिब सिंह वर्मा उन दिनों CM दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। तो इन्होंने फ़ोन किया कि भाई साहिब सिंह वर्मा हमें पुरस्कृत करेंगे। अरे आप गवर्नर को ले लीजिए, किसी ऐसे व्यक्तित्व को लीजिए जो किसी पार्टी, क्योंकि वो थोड़ा सा ये लेफ्ट और राइट से परहेज रखते थे, बहुत ही तीव्र वाला विरोध। तो अब ये अखबार में चूँकि छपा था, और जो लोग भी केदार जी को नज़दीक से जानते थे उनके लिए ये बहुत बड़ा आश्चर्य था कि साहिब सिंह वर्मा पुरस्कृत करेंगे डॉक्टर केदारनाथ सिंह को। और ये जो आश्चर्य था वो कहीं नामवर जी को भी परेशान कर रहा था। कहीं उसी दिन का न्यूज़पेपर चंद्रशेखर जी के यहाँ गया, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी पढ़ा, तो उनको लगा कि अब देखो अब ये नौबत आ गई। तो उन्होंने कहा भाई मैं पुरस्कार नहीं लूँगा और आप मुझे माफ़ करें। अब ये बचा कोहराम कि भाई नहीं लेंगे और घोषित हो गया। तो वो लोग पहुँचे, जबकि उनकी फैमिली का मोदी ग्रुप का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के उस समय भी थे। वो आए कि भाई अब क्या करें आप बताइए, अब तो कोई इतने शॉर्ट नोटिस पर तैयार नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तैयार तो एक सज्जन हैं जिनसे मैं कहूँगा तो हो जाएंगे, लेकिन बाकी का तुम लोग देख लो। तो चंद्रशेखर जी से इन्होंने बात की, फिर चंद्रशेखर जी केदार जी के कहने की वजह से तैयार हो गए। और वो सम्मान, उसमें जब चंद्रशेखर जी ने उस सम्मान समारोह में कहा ये जिनको आज हम लोग सम्मानित कर रहे हैं इनके घर तक गाड़ी नहीं जाती है, और मैंने कई बार कोशिश की कि वहाँ रास्ता बन जाए, तो ये खुद ही बीच में खड़े हो जाते हैं कि लोगों के घर न टूटें, गलियाँ चौड़ी नहीं चाहिए, पतली गलियों से हम चले जाएंगे। उनका ये एक कोशिश जरूर थी कि लोगों की मदद हो सके, बशर्ते कि अगर उसकी वजह से कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, किसी के जीवन में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। तो ये एक व्यक्तित्व का, और जैसा कि आपको शायद याद होगा आशीष जी, जब आपके यहाँ पहली बार आए तो
तो आपके पिताजी विनम्र भाव से उनसे मिले, तो पिताजी ने कहा कि ज़रा ध्यान रखिएगा, ये लोग ये सब कार्यक्रम करते रहते हैं, जी तो ज़रा ध्यान रखिएगा। तो उनका जवाब जो था वो भी कहीं ना कहीं उल्लेख में ज़रूर आना चाहिए जी कि इनके ऊपर ध्यान रखने से काफ़ी पहले से ये अच्छा कर रहे हैं, मेरे ध्यान रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये एक बड़ा व्यक्तित्व ही बिल्कुल कह सकता है और इसको स्वीकार कर सकता है, अन्यथा तो हम लोग देख ही रहे हैं और जानते ही हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। एक मलाल जी, जो बिल्कुल। मैं भी जिक्र करूंगा कि अंतिम समय में जब हम लोग उनको बहुत प्रयास कर रहे थे कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, आप जाते हैं केदार जी से जो भी मिलने वाले लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि वो बहुत बड़े किस्सागो भी थे। वो भले कविताएं लिखते थे लेकिन किस्से उनके पास बहुत ज़्यादा थे और तमाम तरह के किस्से थे, जीवन भी बड़ा था और किस्से बहुत ज़्यादा। तो हम लोग इस बात को लेकर बहुत दबाव बनाते थे, बहुत तरह से आग्रह करते थे कि आपकी आत्मकथा आनी चाहिए और जितने किस्से आपके जीवन में रहे हैं वो सब दर्ज होने चाहिए। केदार जी कहते थे कि मेरा जीवन बहुत साधारण रहा है और उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो दूसरे लोग क्या जानना चाहेंगे उसमें से, मेरे पास ऐसी कोई चीज़ है नहीं कहने के लिए। लेकिन हम लोग सोचते थे कि इतने बड़े व्यक्तित्व का साधारण जीवन भी एक बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, जिससे बहुत सारे लोग जो है इंस्पायर होंगे, बहुत सारे लोग उसे पढ़ेंगे कि जो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ लगभग कवि था वो जो है वो किस तरह का साधारण जीवन जीता और कैसे वो परिवेश से निकले थे। हम लोग ये चाहते थे। एकदम अंतिम समय में उन्होंने उसको स्वीकार किया। ये मेरे ख्याल से 2017 की बात है, 1 साल पहले होंगे। और उस 2017 में मई में, और फिर वहाँ से शुरू हुआ 5-7 बातचीत जो है गांव पे हुई चकिया में। फिर उन्होंने जुलाई में मुझे कहा कि आप दिल्ली आ जाइए और मैं जुलाई में दिल्ली गया और दिल्ली में फिर हम लोगों ने कुछ किया। फिर उन्होंने कहा कि मैं नवंबर में आ रहा हूँ और वो नवंबर में आए भी थे। लेकिन वहाँ पे ये हुआ कि हम लोगों की 16-17 किस्तों में बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी थी कि किन किन मुद्दों पे किस किस टॉपिक पे बात करेंगे। हम लोग 8 बात कर पाए थे, तो वो 8 ही बातचीत रह गई। नवंबर फिर वो आगे बढ़ नहीं पाया, कुछ परिस्थितियाँ। तो वो एक चीज़ जो मेरे से जो जुड़ी हुई जो उनकी रही वो अधूरी रह गई। वो 8 बातचीत है, 4 तो आ चुकी है आपकी पत्रिका में, 5वीं भी लगभग तैयार ही है और मुझे उम्मीद है कि बाकी 6वीं 7वीं 8वीं भी आएगी। लेकिन वहाँ से वो 8वीं के बाद जो 16वीं तक जाना था वो केदार जी के साथ चली गई। तो इसका मुझे भी अफसोस है। ये तो इसका अफसोस हम सब लोगों को है कि वो चीज़ें नहीं आ पाई, लेकिन जो चीज़ें हैं वो आनी चाहिए और मुझे लग रहा है कि इसके लिए हम लोग आग्रह भी करेंगे आपसे कि वो चीज़ें जल्दी आ जाए। तो केदार जी का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा था, विराट था, एक कवि के रूप में भी और एक व्यक्ति के रूप में भी, जैसे अभी हम लोगों ने बातचीत किया। और मुझे लगता है कि अंतिम सवाल सर आप ही से मैं लेना चाहूँगा कि आमतौर पर जब हम लोग देखते हैं, हालांकि बातचीत में आया भी कि जैसे ही थोड़ी सी हाइट मिलती है, चाहे वो नौकरी के लेवल पे हो या फिर पद और प्रतिष्ठा किसी भी लेवल पे हो, तो हम गांव से बिल्कुल कट जाते हैं। ऐसे में गांव पे आना जाना उनका, कविताएं तो खैर थी ही उनकी, तमाम चीज़ों के बाद कि एक व्यक्ति के रूप में और एक कवि के रूप में अगर हम कविताएं लिखते हैं या साहित्य से किसी भी विधा से अगर हम जुड़े हुए हों या फिर एक सामान्य जीवन भी हम जी रहे हों, तो केदार जी से हम क्या ले सकते हैं? देखिए, जो आपने कहा कि जनरली क्या होता है कि आदमी निकलता है तो फिर गांव छूट जाता है और चूंकि परिस्थितियां भी होती हैं, थोड़ा आदमी आगे निकल जाता है, सुख सुविधाएं जीवन में आ जाती हैं। केदार जी ने उसको बहुत बेहतरीन तरीके से साधा। जो एक बात कह रहे थे, कई बार होता है कि रचनाओं में और जीवन में कई बार फांक दिखाई देती है बहुत सारे लोगों में। आप जो बहुत बड़ा साहित्यकार, बहुत बड़े बड़े लोग, दोस्तोयेव्स्की को देखिए, उनकी रचनाओं में जो है वो आप एकदम से कमाल की है, लेकिन उनका जीवन उतना कमाल का नहीं रहा। बहुत सारे उसमें फ्लॉज, बहुत सारे रूसों के मैंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में, रचनाओं में जीवन में फांक होता है। केदार जी के साथ ये चीज़ नहीं थी और जो रचनाएं थी वो उनका जीवन भी वही था। और इसको साधने के लिए जैसे हम सारे लोगों को एक जो सीख हम लोगों को मिल सकती है, जो लेनी चाहिए, जो भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो हम लोग एक विशिष्ट जीवन है। एक जिक्र मैं करना चाहूँगा, एक बार जब वो दिल्ली पुस्तक मेले, विश्व पुस्तक मेले में जो दिल्ली में लगता है, उसमें बहुत सारे कार्यक्रम उनके नाम पे थे। जिस दिन उन्होंने लोकार्पण किए थे, मंच पे गए थे, बातचीत की थी और वो थक गए थे बिल्कुल। वो 2014 या 13 की बात है, थक गए थे। उसके बाद वो चाह रहे थे कि अब वो जाएं घर। तो अंतिम एकदम शाम हो रही थी
और फिर किसी एक युवा कवियत्री ने उनको देखा, और एक कवि भी थे, उनकी किताब का किसी एक स्टॉल पे लोकार्पण होना था, और तब तक वो केदार जी दिख गए। वो दौड़े दौड़ गए और उन्होंने कहा केदार जी से कि भाई सर थोड़ा सा, और वो आ गए। केदार जी जो है वो जबकि एकदम हाथ थक गए, वो आ गए, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने उनका भी लोकार्पण किया, फिर उसके बाद गए। तो उन्होंने कहा था कि जो ग्लैमर हो, बाद में उन्होंने कहा कि जो ग्लैमर होता है, जो एक विशिष्टता होती है, उसका बड़ा दुख होता है। आदमी को बहुत साधारण रूप से रहना चाहिए, और उसमें बहुत आसानी रहती है। जो जीवन रहता है वो बहुत आसान रहता है। तो जो उन्होंने कोशिश बहुत की, और वो सफल भी रहे इस मायने में, अपने जीवन को बहुत साधारण रूप से एक जीने के लिए, जबकि हम में से ज्यादा लोग विशिष्ट होने की तरफ भागते हैं। केदार जी के जीवन से हम लोग ये सीख सकते हैं कि एक साधारण जीवन भी बड़ा होता है, बल्कि ये कहना चाहिए कि एक साधारण जीवन ही बड़ा होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात, और चूंकि इसकी एक सीमा है रिकॉर्डिंग की, तो बातचीत हम लोग यहाँ पर एक चीज़ मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि जब भी बाबा गांव आते थे तो मिलते थे कई लोगों से। उनके मैं देखता था कि मिलने में बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो या छोटा से छोटा व्यक्ति हो, उनका भाव एक रहता था, और वैसे लोगों से मिलना चाहते थे जिनसे लोग मिलना नहीं चाह रहे हैं। इतने बड़े व्यक्तित्व होके उनको सुनना चाहते थे। जैसे कोई चर्चा हो गई तो चाहते थे कि ये कुछ कहें जिनकी बात समाज में कोई सुन नहीं रहा है। तो ये मुझे बड़ा ये लगा कि अनुकरणीय बातें हैं। और परिवार में कोई न रहे तभी भी गांव आना, एक होता है कि परिवार के कारण आदमी गांव आता है, परिवार चला गया तो फिर नाता टूट गया, लेकिन न रहने के बाद भी गांव आना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी बात है। जमीन से जुड़े रहे, और बहुत ही तो ये बातचीत हम लोग यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। और हम लोगों ने आज केदार जी को याद किया, बहुत सारी स्मृतियाँ अभी भी हैं, और मुझे लग रहा है कि आप जो लोग भी केदार जी से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में भी कुछ न कुछ ऐसी स्मृतियाँ होंगी जिन्हें वो याद करते होंगे। कहीं आपने लिख नहीं पाया तो हमारे कमेंट में आप उस चीज़ों को ज़रूर बताइएगा, ताकि हम भी उससे कुछ सीख ले सकें और कुछ अनुभव ले सकें। और केदार जी की कविताओं से हम लोग जुड़े रहें। केदार जी की कविताएं ही उनकी पहचान है। और फिर हम लोग मिलेंगे, फिर किसी विषय पर बातचीत करेंगे। संवाद में आप लोग यहाँ पर आए, आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार।